देखो देखो, हमारे गांव की हीरोइन आ रही है, वो भी गंजी। वैसे इन दोनों बहनों के मजे हैं, शैम्पू और तेल के पैसे बचा लेती हैं। अरे यार, जब ये दोनों दूर से आती है तो ऐसा लगता है जैसे दो छिले हुए अंडे आ रहे हैं। दूर से इनका गंजा सर चमकने लगता है। ये कहते हुए सभी लड़कियों ने दोनों बहनों का खूब मजाक उड़ाया। उसके बाद अनोखी और चुटकी रोती हुई अपने घर चली गई। उन दोनों को इस तरह रोता देख उनकी माँ दामिनी बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ, आपके बाल कितने ज्यादा घने और लंबे हैं और हम दोनों बहनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। हम गंजे हैं, ऐसा क्यों माँ? तभी रोते हुए दामिनी की छोटी बेटी चुटकी बोली, आपको पता है माँ, सब हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, कोई हमसे दोस्ती भी नहीं करता और हमारी शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। बताओ ना माँ, हम दोनों बहनों के सर पर बाल क्यों नहीं है? अच्छा, पहले तुम दोनों चुप हो जाओ मेरी प्यारी राजकुमारियों। मैं तुम्हें आज सच बता ही देती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरे पीछे एक दुष्ट चुड़ैल पड़ी थी। जब तुम दोनों बहनों का जन्म हुआ तब तुम गंजी नहीं थी। तुम दोनों के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ऐसे बाल पूरी दुनिया में किसी के नहीं थे। अनोखी, तुम्हारे बाल जादुई सोने के थे और चुटकी, तुम्हारे बाल जादुई चांदी के थे। माँ, जब हमारे बाल जादुई थे तो हमारे बाल अचानक गायब कहाँ हो गए? हमारे जादुई बाल कहाँ है माँ? जब उस दुष्ट चुड़ैल को पता चल गया था कि तुम्हारे बाल जादुई हैं, वो चुड़ैल तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहती थी, ताकि तुम्हारे जादुई बालों की वजह से वो इस दुनिया में राज कर सके। इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे बालों की बलि चढ़ा दी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और तुम्हें उस चुड़ैल की नजरों से दूर यहाँ लेकर आ गई। अपने जादुई सोने और चांदी के बालों के बारे में सुन दोनों बहनों को बहुत दुख हुआ। फिर दोनों बहनों ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उस दिन के बाद से जो लोग चुटकी और अनोखी का मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक उनके घर एक बूढ़ी औरत आई और दामिनी से बोली, दामिनी, मैंने सुना है तुम्हारी 2 जवान खूबसूरत बेटियां हैं। मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आई हूँ। बहन जी, भला आप मेरी बेटियों को अपने घर की बहू क्यों बनाएंगी? क्योंकि मेरी दोनों बेटियां तो गंजी है। गंजी है तो क्या हुआ? मुझे तो नेक और सुशील बहू चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। आजकल की बहू तो ससुराल में आते ही आतंक मचा देती है। वैसे दामिनी बहन, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप गांव वालों की बहुत मदद करती हैं। इसका मतलब आपकी दोनों बेटियां भी बिल्कुल आपकी तरह ही होंगी। मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद है। बस जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। बहन जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए काफी समय से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन सर पर बाल ना होने की वजह से इनका रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरी चिंता खत्म हुई। दामिनी बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट चुड़ैल है, जिससे बचकर वो अपनी गंजी बेटियों को लेकर दूसरे गाँव रहने आई थी। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी गुफा में अपने असली चुड़ैल रूप में आकर हंसते हुए बोली, बेवकूफ दामिनी, मैंने इतने सालों बाद भी तुझे पहचान लिया, लेकिन तू मुझे नहीं पहचान पाई। तूने अपनी बेटियों के जादुई बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिए थे, लेकिन जब मैं अपने शैतान बेटों से उन दोनों की शादी करवाऊंगी तो उनके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद उन्हें अपनी बहू बनाकर उनके जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से इस दुनिया पर राज करूंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी और उसकी दोनों गंजी बेटियां बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन दामिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ शादी की शॉपिंग करके जंगल के रास्ते घर लौट रही थी कि तभी दामिनी को वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे, ये तो बहन जी हैं, लेकिन ये जंगल में क्या कर रही है? आओ बच्चियों, मेरे साथ आओ, हमें उनका पीछा करना चाहिए। फिर तीनों माँ बेटी बूढ़ी औरत का पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो तीनों जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी उन्होंने उस बूढ़ी औरत को एक काली गुफा में जाते हुए देख लिया। ये देख तीनों माँ बेटी भी फौरन गुफा के अंदर गई। अंदर जाते ही बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आकर
अपने दोनों शैतान बेटों से बातें कर रही थी। ये देख दामिनी समझ गई कि ये तो वही चुड़ैल है जो उसके पीछे पड़ी थी। दामिनी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, ओ दुष्ट चुड़ैल, तू मुझे धोखा देकर मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मैं तेरा ये मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटियों की शादी अपने शैतान बेटों से कराना चाहती थी ताकि उनके जादुई बाल दोबारा से आ जाए, फिर तो जादुई सोने और चांदी के बाल हासिल करके इस दुनिया में राज कर सके। मेरे रहते मैं होने नहीं दूंगी। अब तू मेरे जाल में फंस चुकी है। तेरी बेटियों की शादी मेरे शैतान बेटों से होकर रहेगी। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल के खतरनाक इरादे देख दामिनी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर चुड़ैल की ओर एक धुएं का गोला फेंका ताकि वो उसे कुछ देर के लिए रोक सके। फिर वो अपनी दोनों बेटियों से बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम दोनों को मार डालेगी। यहाँ से दूर चली जाओ, बहुत दूर। नहीं माँ, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ आपकी जान को भी खतरा है। आप भी हमारे साथ भाग चलो। नहीं, मैं इस चुड़ैल का खात्मा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम दोनों को मेरी कसम, इससे पहले कि धुएं का गुब्बारा हटे, तुम दोनों मेरे जादुई कालीन में बैठकर यहाँ से भाग जाओ। दोनों बेटियाँ अपनी माँ को अकेला छोड़ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो दोनों रोते हुए जादुई कालीन में बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब रही। कुछ ही पल में धुएं का गुब्बारा छट गया। फिर दामिनी ने अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल के दोनों बेटों को तो मार गिराया, लेकिन दामिनी चुड़ैल के आगे ज्यादा टिक नहीं पाती और आखिर में वो चुड़ैल के हाथों मारी गई। उसके बाद चुड़ैल ने दोनों बहनों का पीछा किया, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाई। वहीं दोनों बहनें अनोखी और चुटकी जादुई कालीन में बैठकर बहुत दूर एक गांव में नदी किनारे जाकर गिरी। नदी किनारे मोहन और सोहन नाम के दो गरीब भाई मछलियां पकड़ रहे थे। उन्हें गिरते हुए देख मोहन बोला, कौन हो तुम? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम दोनों बहनें हैं और एक चुड़ैल हमारे पीछे लगी है। वो हमारी शादी अपने शैतान बेटों से कराना चाहती है और हम जादूगरनी की बेटियां हैं। पर तुम्हारे सर पर बाल क्यों नहीं है? हमारे सर पर जादुई बाल थे, लेकिन हमारी माँ ने चुड़ैल के डर से हमें गंजा कर दिया, क्योंकि वो हमारे बाल हासिल कर दुनिया में राज करना चाहती थी। लेकिन इतने सालों बाद उस चुड़ैल ने हमको ढूंढ लिया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? दोनों भाई सोहन और मोहन दिल के बहुत अच्छे थे। उन दोनों से दोनों बहनों की लाचारी देखी नहीं गई। फिर दोनों भाइयों ने अनोखी और चुटकी से शादी करने का फैसला किया। जैसे ही उन दोनों बहनों की शादी मोहन और सोहन से हुई, उनके सर पर दोबारा से सोने और चांदी के बाल आ गए। बड़ी बहन अनोखी के सर पर सोने के बाल और छोटी बहन चुटकी के सर पर चांदी के बाल। ये देख सोहन और मोहन हैरान रह गए। फिर सोहन अपनी पत्नी अनोखी से बोला, अनोखी, ये क्या? तुम्हारे सर पर तो बाल आ गए, देखो कैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। भैया, मेरी पत्नी चुटकी के बाल तो चांदी की तरह चमक रहे हैं। फिर दोनों बहनें हंसते हुए बोली, क्योंकि हमारे जादुई बाल हैं। अब इन बालों की मदद से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर अनोखी के जादुई सोने के बाल से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। वहीं चुटकी के चांदी के बालों से चांदी के सिक्के गिरने लगे। उन सिक्कों को बेचकर दोनों भाइयों की गरीबी दूर हो गई और वो दोनों बहुत ही अमीर हो गए। इतना ही नहीं, दोनों बहनें गांव की गरीबी दूर करने के लिए अपने जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से गांव के सभी लोगों को सोने और चांदी के सिक्के बांटने लगी। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों की सारी गरीबी दूर हो गई। और जब ये बात चुड़ैल को पता चली कि आसपास के गांव में सोने और चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, तो चुड़ैल को समझते देर नहीं लगी कि उन दोनों बहनों ने शादी कर ली है और उनके जादुई बाल वापस आ गए हैं। चुड़ैल उन दोनों को पकड़ने के लिए आसपास के गांव में आतंक मचाना शुरू कर दी। जब ये खबर अनोखी और चुटकी को पता चली, तो वो अपने पतियों से बोली, मोहन जी, वो चुड़ैल वापस आ गई है। आप घर से बाहर मत निकलना। अब हम दोनों बहनें उस चुड़ैल का सर्वनाश करके ही वापस लौटेंगे। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाने उसके सामने जा पहुंची। तब चुड़ैल हंसते हुए बोली, मुझे तो पहले ही पता था, तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। उससे भी गरीब लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती थी। चलो, अब मैं तुम दोनों को भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारे जादुई बालों की मदद से शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी।
चुड़ैल, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है कि तू हमें मारकर हमारे जादुई बाल को हासिल करके इस दुनिया पर राज करेगी। तूने हमारी माँ को मार डाला, अब तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर दोनों बहनें एक हो गईं और वो अपने जादुई बालों की शक्ति की मदद से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। चुड़ैल ने दोनों बहनों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। फिर दोनों बहनों ने अपनी जादुई बालों की शक्ति से चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। इस तरह चुड़ैल को उसकी किए की सजा आखिर मिल ही गई। वहीं दोनों बहनें चुड़ैल का खात्मा कर बहुत खुश थी। आज हमारी माँ की आत्मा ये देख बहुत खुश हो रही होगी। आखिर हमने अपनी माँ की मौत का बदला ले ही लिया। काश हम माँ को बचा पाते। इतना कहकर दोनों बहनों की आंखें अपनी माँ को याद कर भर आई। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर आसपास के गांव में चुड़ैल की वजह से जितना भी नुकसान हुआ था, उन्होंने अपने जादुई बालों से सब कुछ ठीक कर दिया। सभी गांव वालों ने अनोखी और चुटकी के लिए तालियां बजाई। वहीं मोहन और सोहन ने भी अपनी पत्नियों की साहस और बहादुरी की खूब प्रशंसा की। अब दुष्ट चुड़ैल का साया उन दोनों बहनों की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो दोनों बहनें खुशी खुशी अपने पतियों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में सोनू अपनी माँ सरला के साथ रहता था। सोनू के पिता की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी, इसलिए अब सोनू काम करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन रात को सरला सोनू से कहती है, बेटा लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, चलना जरा बाहर से टहल कर आते हैं। माँ, लेकिन रात को बाहर घूमना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। आप घर में ही 2-4 चक्कर लगा लीजिए ना। डरपोक कहीं का, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जरा बाहर से टहल कर आती हूँ। इतना कहकर सरला बाहर टहलने चली जाती है। सरला घूमते घूमते गांव के आखिरी छोर तक चली जाती है। अचानक से सरला गांव के बाहर वाले जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखती है। अरे ये इतनी तेज रोशनी कैसी है? सोनू सही कह रहा था, रात को घूमना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरला भागने लगती है। जंगल में फैली उस रोशनी से 5 लड़कियों की परछाई निकलती है। उनमें से एक लड़की की आवाज आती है, आखिर हम आ ही गए, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों? अरे बुद्धू, इस समय रात हो रही है। रात के समय इंसान सो जाते हैं, इसलिए अपने घर के लाइट भी बंद कर देते हैं। तभी फिर से पहली वाली लड़की बोलती है, अब जल्दी से सब इधर उधर बिखर जाओ, सुबह होने पर हम एक जगह पर मिलेंगे। उसके बाद सभी परछाइयाँ सुबह एक जगह मिलने का डिसाइड करके इधर उधर हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई। वो इस बात को इत्तेफाक समझकर गांव के अलग अलग कोने में चली जाती है। तभी उस जंगल के गुफा में रहने वाली एक जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। इतनी देर में सरला अपने घर पहुंच जाती है। अपनी माँ को डरा हुआ देख सोनू माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बेटा मैंने जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखी और मुझे वहाँ 5 परछाई नजर आई। मैंने कहा था ना माँ, रात को बाहर टहलना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो। चलो अब काफी रात हो गई है, सो जाओ। उसके बाद सरला बिना ज्यादा दिमाग लगाए सो जाती है। अगले दिन गांव में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। सोनू की माँ सरला भी भीड़ देखकर वहां पहुंचती है और कहती है, अरे भाई साहब, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे बहना, सामने देखो, बिल्कुल परी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ नजर आएगी तुम्हें। सरला देखती है कि 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां गाय भैंसों के साथ खेल रही है और मस्ती कर रही है और उनकी सुंदरता में इतनी चमक है मानो चांद जमीन पर आ गया हो। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, कलावती देखो कितना मजा आ रहा है, ये जगह तो सच में बहुत मजेदार है। हाँ चंद्रवती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम अपनी बाकी सहेलियों को भी यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद कलावती और चंद्रवती वहाँ से चली जाती है। गांव वाले तो उनको टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे। उनके जाने के बाद वो लोग आपस में उनकी सुंदरता के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तभी उसी भीड़ में खड़ी सरला कहती है,
ये दोनों लड़कियां तो ऐसे कर रही है जैसे इन्होंने आज तक कभी गाय भैंसों को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ बाकी की तीनों सहेलियां गांव के नदी में पानी से खेल रही थी। वहीं पास से ही सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गुजर रहा था। उसके शरीर पर कुछ पानी की छींटें आती है। जब वो सामने देखता है तो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत 3 लड़कियां नदी में नहा रही हैं। सोनू उनका रूप देखकर मोहित हो जाता है। तभी वहाँ से गांव का पहलवान रामलाल गुजर रहा था। जिस नदी में वो तीनों खूबसूरत लड़कियां नहा रही थी, उस नदी की देखभाल रामलाल ही करता था। वो नदी में तीनों लड़कियों को नहाता देख गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाकर चिल्लाने लगता है। वह लड़कियों, इस नदी में नहाने की तुम्हें इजाजत किसने दी? चलो निकलो यहाँ से। रामलाल की बातों से तीनों लड़कियां डर जाती हैं और नदी से बाहर निकल जाती है। तभी उन तीनों में से चंदा नाम की लड़की कहती है, इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते। देखा तुमने, इन्होंने हमें बेवजह कितना डांटा। चंदा की बात सुनकर रामलाल कहता है, इतनी बड़ी हो गई हो और नदी में खेल रही हो? अरे छोटी बच्ची हो क्या? इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी कलावती और चंद्रवती अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। सोनू छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी कलावती कहती है, क्या हुआ चंदा, तुम तीनों का मुंह इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उन्होंने हमें डांटा। अरे तुम इंसानों की फिक्र क्यों करती हो? हम पांचों नागलोक से यहाँ सिर्फ मस्ती करने ही तो आए हैं, और वैसे भी उन्होंने सिर्फ डांटा ही तो है, कोई बात नहीं। इधर पांचों नागिन सहेलियां मस्ती करने में व्यस्त थी। उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। गुफा में बैठी जादूगरनी अपने मायावी गोले पर पानी छिड़कती है। तभी उसमें पांचों नागिन दिखने लगती है। अच्छा, तो तुम सब यहाँ मस्ती कर रही हो। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोग यहाँ खुद आई हो, लेकिन तुम पांचों को ये बात नहीं पता कि तुम्हें यहाँ मेरी काली शक्तियाँ खींच कर लाई है। अब तुम्हारे पास जो नागमणि है वो जल्द ही मेरी हो जाएगी। हा 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 हा। जादूगरनी अपने मन में एक योजना बनाती है और अपने हाथ में जादू से एक नकली नागमणि प्रकट करती है। हा 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 हा। नागिनो, अब कैसे बचोगी मेरी इस चाल से? सभी नागिन सहेलियां पृथ्वीलोक के सुंदरता का आनंद ले रही थी और दूसरी तरफ सोनू को ये पता चल गई थी कि वो पांचों नागिन हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा छुप छुप कर उन पांचों को देखता रहता था, क्योंकि उसे उन पांचों में से चंद्रवती से प्यार हो गया था। एक दिन सोनू सोचता है, ऐसे छुप छुप कर देखने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे चंद्रवती से प्यार है तो मुझे उसके सामने ये जाहिर करना होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नागिन है। इतना सोचकर सोनू उन पांचों के पास जाता है और चंद्रवती का हाथ पकड़कर कहता है, चंद्रवती, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? ये सुनते ही बाकी चारों नागिनें हंसने लगती है। तभी कलावती कहती है, अरे चंद्रवती, हाँ बोल दे। देख तो कितना अच्छा लड़का है। ऐसे लड़के तो तुझे हमारे वहाँ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चंद्रवती गुस्सा हो जाती है और सोनू को जोरदार चांटा मार देती है। बेचारा सोनू उदास हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी चाल को अंजाम देने जादूगरनी गुफा से बाहर निकलती है। तभी उसको गांव का पहलवान रामलाल मिल जाता है। अरे कहाँ जा रही हो अम्मा, वो भी इतनी जल्दबाजी में? रामलाल को देखकर जादूगरनी मन ही मन सोचती है, ये पहलवान मेरे बहुत काम आ सकता है, क्यों न इसे सब कुछ बता दिया जाए। इतना सोचकर जादूगरनी रामलाल को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो पूरे गांव में जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो पांचों नागिन हैं? अम्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मुझे औरतों से नफरत है और ये तो नागिन है। एक एक को उठाकर आपके पास लाऊंगा मैं। उसके बाद जादूगरनी और रामलाल एक साथ होकर नागिनों के पास जाते हैं। पांचों नागिन एक साथ खेल रही थी। तभी जादूगरनी उनके पास जाती है। बेटी, क्या इस बूढ़ी औरत को पानी मिलेगा? मैं तुम्हें उसके बदले एक बहुत कीमती चीज दूंगी।
उसके बाद नागिन उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कलावती और चंदा को अपने साथ थोड़ा आगे लेकर जाती है और उन्हें अपने नकली नागमणि निकाल कर दिखाती है। नागमणि देखकर चंदा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नागमणि तो हमने चंद्रवती को सौंपी थी। नागलोक की अमानत इस बूढ़ी औरत के पास कैसे गई? मुझे लगता है इसमें चंद्रवती का कोई लालच छुपा है। उसके बाद कलावती और चंदा जाकर चंद्रवती को थप्पड़ मार देती है और वो उसे नागमणि की मांग करती है। घबराहट में चंद्रवती को सच में नागमणि नहीं मिलती। वो भूल जाती है कि उसने नागमणि कहाँ रखी है। वो घबरा जाती है। तभी कलावती कहती है, मैंने कहा था ना कि इस चंद्रवती पर कभी भरोसा मत करना। मेरा विश्वास करो, मैंने नागमणि किसी को नहीं दी। मैंने उसे कहीं संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखा है। उसके बाद सारी नागिनें चंद्रवती से झगड़ने लगती है और सभी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। बेचारी चंद्रवती अकेली ही जंगल में भटकने लगती है। बाकी 4 नागिनें मुंह फुलाकर आगे चली जाती है। ये सब देखकर जादूगरनी बहुत खुश होती है और रामलाल से कहती है, रामलाल ध्यान रहे, नागमणि चंद्रवती के पास है। तुम चंद्रवती को संभालो, तब तक मैं इन 4 नागिनों का ठिकाना लगा कर आती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी 4 नागिनों के पीछे पीछे निकल जाती है और रामलाल चंद्रवती के सामने उसे छेड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। कितनी खूबसूरत हो ना तुम। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक नागिन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नागमणि मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी 4 सहेलियाँ कि मैं बहुत बुरा हाल करूँगा, वो हमारे कब्जे में है। चंद्रवती घबरा जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी रामलाल एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी किसी हीरो की तरह सोनू वहाँ पहुँच जाता है और रामलाल से हाथापाई करने लगता है। रामलाल बहुत पहलवान था, इसलिए सोनू उसके सामने टिक नहीं पाता। रामलाल सोनू की बहुत पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और चंद्रवती एक विशाल नागिन में बदल जाती है। उसे देख रामलाल घबरा जाता है। फिर चंद्रवती रामलाल को डसकर उसकी जान ले लेती है। फिर चंद्रवती सोनू को उठाती है और कहती है, तुम रामलाल के सामने कितने कमजोर थे, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। इतना कहकर चंद्रवती सोनू को गले लगा लेती है। सोनू भी उसे गले लगा लेता है। सोनू, मुझे लगता है मेरी सहेलियाँ खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। 4 नागिनों के पीछे पीछे जादूगरनी चल रही थी। जादूगरनी अब एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले लेती है और नागिनों के पास पहुंचता है। बेटी, मेरी पत्नी को बचा लो बेटी, वो गुफा में जख्मी पड़ी हुई है। इस बहाने से जादूगरनी 4 नागिनों को गुफा के अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद कलावती कहती है, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? यहाँ तो कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हंसता हुआ जादूगरनी में बदल जाता है और 4 नागिनों को कैद कर लेता है। अपनी सहेलियों को ढूंढते ढूंढते चंद्रवती और सोनू गुफा तक पहुँच जाते हैं। चंद्रवती जादूगरनी से कहती है, छोड़ दो मेरी सहेलियों को, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम अपनी सहेलियों की जान बचाना चाहती हो तो वो नागमणि मेरे हवाले कर दो, जो तुमने अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी की ये बात सुनते ही चंद्रवती को याद आ जाता है कि उसने नागमणि सच में अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी, मूर्खता में तूने खुद ही अपनी मौत को न्योता दे दिया। मैंने अपनी नागमणि कहाँ रखी थी ये मैं भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे याद दिला दिया। अब इसी नागमणि से तो बहुत बुरी मौत मरेगी। इतना कहकर चंद्रवती अपनी नागमणि प्रकट करती है और सोनू से कहती है, सोनू तुम अपनी आंखें बंद कर लो। सोनू अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर चंद्रवती नागमणि की रोशनी इतनी तेज कर देती है कि जादूगरनी अंधी हो जाती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो जाती है। उसके जलते ही 4 नागिनें आजाद हो जाती हैं। आजाद होने के बाद वो 4 चंद्रवती से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो चंद्रवती, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हें गलत समझा। ये सब इस जादूगरनी की चाल थी। ये मुझे तुम लोगों से अलग करके नागमणि हासिल करना चाहती थी, लेकिन हमें वादा करना होगा कि आगे से हम एक दूसरे पर अटूट भरोसा करेंगे। 5 नागिन सहेलियां एक दूसरे से ये वादा करती है कि अब वो एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखेंगी।
उन लोगों को पृथ्वीलोक इतना अच्छा लगता है कि वो पृथ्वी पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद चंद्रवती सोनू से शादी कर लेती है और सरला की बहू बन जाती है। चंद्रवती, तुम नागिन हो, ये बात माँ को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो तो पागल ही हो जाएगी। दोनों हंसने लगते हैं और इसी तरह वो सभी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। खुशबू एक छोटे से घर में अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी। कौशल्या की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम था पायल। दोनों माँ बेटी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। दोनों एक नंबर की लालची और घमंडी थी। कौशल्या आए दिन खुशबू पर अत्याचार किया करती थी और उसे खूब मारा करती और घर का सारा काम भी करवाया करती। एक दिन की बात है, कौशल्या कानों में सोने के झुमके पहन रही थी। तभी खुशबू बोली, माँ, मुझे भी एक जोड़ी सोने के झुमके दिला दो ना। मेरी सहेली पूजा की माँ ने उसे सोने के झुमके दिलाए हैं। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना। या तेरे मरे हुए माँ बाप बहुत सारा धन दौलत छोड़कर गए हैं जो तेरे लिए सोने के झुमके खरीद कर लाऊं? माँ, दिला दो ना, केवल एक जोड़ी झुमका ही तो चाहिए मुझे। जा जाकर अपने मरे हुए माँ बाप से मांग। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी ना है जो मैं तेरे लिए सोने के झुमके दिलाऊं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर अपना काम कर। कौशल्या की बात सुन खुशबू रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी कौशल्या चिल्लाते हुए बोली, अरे कहाँ मर गई करमजली? तुझे मैंने घर का काम करने को कहा था, आराम फरमाने को नहीं। जल्दी से घर का सारा काम निपटा वरना तेरे टांगे तोड़ दूंगी। इतने में कौशल्या की बेटी पायल आई और बोली, माँ, सुना है आज सुपर मॉल में लेटेस्ट और मॉडर्न डिजाइन के सोने के झुमकों की बहुत बड़ी सेल लगी है। चलो ना, मुझे भी एक जोड़ी झुमका खरीदना है माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक क्या 3-4 जोड़ी झुमके खरीद लेना मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ, यू आर द बेस्ट। तुम मेरी सारी फरमाइश पूरी करती हो। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने मार्केट चली गई। करीब 2 घंटे बाद दोनों शॉपिंग कर घर लौटी। माँ, आज तो हमने जमकर शॉपिंग की, मजा ही आ गया। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। अरे करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से हमारे लिए जूस लेकर आ। मार्केट में मोल भाव करते करते मेरा गला सूख गया है। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ मर गई? आधी जान तो इस करमजली ने सुखा रखी है। इतने में रसोई से आवाज देते हुए खुशबू बोली, आई माँ, बस 2 मिनट, बर्तन धो रही हूँ। कुछ देर बाद खुशबू दोनों के लिए पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आई। इतने देर से रसोई में क्या कर रही थी? तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ। उफ, तुझे जूस लाने को कहा था ना, सादा पानी नहीं। ये कहते हुए पायल ने गुस्से से पानी का गिलास खुशबू के चेहरे पर फेंका। माँ, इस नौकरानी से कह दो अगर इस घर में रहना है तो काम ढंग से करे, वरना इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। पायल, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, सौतेली ही सही। मैं तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती, समझी? तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। पायल की ऐसी कड़वी बातें सुन खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहाते रहेगी? ये काम भी करेगी? चल जा यहाँ से। पायल बेटी, अब गुस्सा छोड़ो और मॉल से जो सुंदर सुंदर झुमके लेकर आई हो जरा मुझे पहन कर तो दिखाओ। मुझे भी देखना है मेरे राजकुमारी बेटी उन झुमकों में कैसी लगती है। वहीं दूसरी ओर खुशबू रोते रोते घर से बाहर निकली और जंगल की ओर जाने लगी। जंगल काफी सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। तभी खुशबू रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, माँ और पायल को मैं अपना मानती हूँ, फिर वो दोनों मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? ये कहते हुए खुशबू फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? आवाज सुन खुशबू हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, अरे यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। ये आवाज कहाँ से आई? इधर देखो, मैं पेड़ हूँ जिस पेड़ की छाव में नीचे तुम बैठी हो। तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। वैसे तुम कौन सा जादुई पेड़ हो?
मैं जादुई सोने के झुमके का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पे बहुत सारे सोने के झुमके हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। क्या? लेकिन पेड़ पर तो मुझे कोई भी झुमका नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पेड़ पर जो सोने के झुमके हैं वो तुम्हें तभी दिखाई देंगे जब मैं तुम्हें वो देना चाहूँगा, वरना कोई भी इन झुमकों को नहीं देख सकता। तो क्या तुम मुझे एक जोड़ी सोने के झुमके दे सकते हो? मेरा बड़ा मन है झुमके पहनने का। तुम एक क्या, जितनी मर्जी झुमके यहाँ से ले जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक जोड़ी झुमका ही चाहिए। तुम कितनी भोली हो। मैं तुम्हें सोने के झुमके के साथ एक जोड़ी सुंदर बालियां भी दूंगा और भविष्य में जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास बिना हिचकिचाए चली आना। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? मैं तुम्हें सोने के झुमके और सोने की बालियां दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। अपनी सौतीली माँ और बहन को भी नहीं। तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। खुशबू जादुई पेड़ से वादा करती है। फिर जादुई पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों से खुशबू को सोने के झुमके और सोने की बालियां दी। खुशबू जादुई पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर लौट आई। खुशबू के कानों में सोने के झुमके देखकर कौशल्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये सोने के झुमके कहाँ से लेकर आई है तू? लेकिन खुशबू कोई जवाब नहीं देती। ये देख कौशल्या तिल मिलाकर बोली, बोलती क्यों नहीं? कहीं किसी के घर से चुरा कर तो नहीं लाई? इतने में पायल भी अपने कमरे से बाहर आई और उन सुंदर झुमकों को देखकर जल उठी। माँ, इस नौकरानी के पास इतने सुंदर झुमके आए कहाँ से? ये तो प्योर गोल्ड के लग रहे हैं। ये मुझे उपहार में मिला है। उपहार? अब झूठ बोलना भी सीख गई है। जल्दी बता, ये सोने के झुमके तू कहाँ से लेकर आई? वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन कौशल्या की बातों का खुशबू पर कोई असर नहीं होता। माँ, लगता है ये हमें ऐसे नहीं बताएगी। बेटी, तू ठीक बोल रही है। लगता है इसकी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी खुशबू से सोने की झुमकी और सोने की बालियां छीनकर उसकी पिटाई करने लगे। आखिरकार खुशबू ने उन्हें जादुई पेड़ और सोने के झुमके की सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई जानकर दोनों माँ बेटी की आंखें लालच से भर गई। तब पायल बोली, माँ, हमें भी उस जादुई पेड़ के पास जाना चाहिए। हाँ बेटी, उस जादुई पेड़ की मदद से हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बिना समय गवाए जादुई पेड़ के पास पहुँची और बोली, सुन जादुई पेड़, हमें भी ढेर सारे सोने के झुमके चाहिए। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, मैं तुम जैसी लालची लोगों को कुछ नहीं दूंगा, वापस चली जाओ। ये सुन पायल गुस्से में बोली, हम यहाँ से सोने के झुमके लिए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जादुई पेड़ उन्हें कुछ भी नहीं देता। तब पायल गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, लगता है ये जादुई पेड़ ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी इस पेड़ को काट डालती हूँ। शायद पेड़ ने अपने अंदर ढेर सारे सोने के झुमके छुपा कर रखे होंगे। घमंड और लालच में अंधी पायल कुल्हाड़ी लेकर जादुई पेड़ को काटने लगी। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, ये तूने अच्छा नहीं किया दुष्ट लड़की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वही लालची पायल को पेड़ के अंदर से कुछ नहीं मिला। ये देख पायल बोली, अरे ये क्या, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इस पेड़ के अंदर तो एक भी सोने का झुमका नहीं है। ये कहते हुए पायल माँ कौशल्या के साथ खाली हाथ घर लौट आई। काफी थकी होने के कारण पायल खाना खाकर सो गई। फिर अगली सुबह जब पायल नींद से जागी तो वो हैरान रह गई। उसके पेट से एक पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर पायल बुरी तरह घबरा गई। माँ, देखो ना, ये क्या हो गया मेरे साथ? जल्दी मेरे पास आओ। पायल की आवाज सुन दौड़ते हुए कौशल्या अपने कमरे से बाहर आई और पायल के पेट पर उगे हुए एक पेड़ को देखकर दंग रह गई। मेरी लाडली, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पेट में पेड़ कैसे उग गया? माँ, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं इस पेड़ के साथ नहीं जी सकती। ये कहते हुए पायल फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कौशल्या उसे फौरन गांव के ही सरकारी अस्पताल ले गई। पेट में पेड़ लिए पायल को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर
जैसे ही डॉक्टर ने पायल के पेट में पेड़ उगा देखा तो वो भी चौंक गए। फिर काफी सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा, माफ करना बहन जी, आपकी बेटी का केस बहुत ही क्रिटिकल है। इसका इलाज करना हमारे बस की बात नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दोनों माँ बेटी निराश होकर घर वापस लौट आए। माँ कुछ करो, इस पेड़ को मेरे पेट से बाहर निकालो। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, दोस्त लड़की, ये तेरे किए की सजा है जो तूने मेरे साथ किया। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं वही जादुई झुमके का पेड़ हूँ जिसे तूने लालच में आकर काट दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे साथ ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं घमंड और लालच में अंधी हो गई थी। हाँ जादुई पेड़, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाने लगी। तभी पेड़ में से आवाज आई, अच्छा ठीक है, माना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर तुम दोनों ने जरा सा भी खुशबू को परेशान किया तो मैं तुम्हें सजा देने में देरी नहीं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटी ने जादुई पेड़ की शर्त मान ली। इतने में खुशबू भी वहाँ आ गई। फिर कौशल्या और पायल ने खुशबू से माफी मांगी। माफी मांगते ही जादुई पेड़ पायल के पेट से गायब होकर वापस अपनी जगह पहुँच गया। इस तरह जादुई झुमके के पेड़ की वजह से खुशबू अब हंसी खुशी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और बहन पायल के साथ रहने लगी।